नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का विकास एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। उन्होंने कहा, हाल के जिला विकास परिषद के चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक। मेलबर्न में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमटी। भारत ने एक विकेट पर 36 रन बनाए। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य का सपना साकार किया है। ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत योजना के अंतर्गत उपचार जम्मू और कश्मीर में सरकारी और निजी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में किसी भी अस्पताल में उपचार कराने का अवसर भी मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहाँ के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में प्रचार करते हैं, उन्हें स्वयं भी इसका पालन करना चाहिए। पुदुचेरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा रही है। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जो मुझे यहाँ रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है
जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं है, इस मामले को लगातार टाल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उज्ज्वला योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान लगभग 18 लाख सिलेंडर रिफिल किए गए। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होने से राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई है। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका। हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहाँ के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मिली है, उन्हें जंगल की जमीन के उपयोग का कानूनी अधिकार मिला है। हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला है। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले हैं। इससे गुजर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने योजना की शुरुआत को क्रांतिकारी पहल बताया। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि योजना से केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई स्तरों पर जो आज इंडिकेटर्स हैं, उनमें जम्मू कश्मीर ने काफी सुधार किया है। जब आपने पिछली बैठक में निर्देश दिया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी मुकम्मल तैयारी हम सबने की है और जब भी वो मिलेगा तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में जो लोग चिन्हित होंगे उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार,
प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज गुवाहाटी के अमी गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा अपने शासन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। जो विकास की एक यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ सर्वानंद और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि आज न केवल विकास पूरे आसाम को एक करने के लिए, आसाम को भारत के साथ जोड़ने के लिए और आसाम को विश्व के अंदर गुरु शंकर देव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अब यहाँ होने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी गुटों ने युवाओं को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, लेकिन केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ये गुट मुख्य धारा में शामिल हों। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि पहले की कांग्रेस सरकारों ने पूर्वोत्तर के युवाओं को उग्रवाद के रास्ते से वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल की। उन्होंने शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते, मणिपुर में नाकाबंदी समाप्त करने और हाल ही में संपन्न बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनावों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास की यात्रा शुरू की है। वे मुख्य अतिथि के तौर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 9 विधि कॉलेजों के शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए। गृह मंत्री ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने का भी आग्रह किया। कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। गृह मंत्री अमित शाह कल मणिपुर जाएंगे। वे 7 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे राज्यव्यापी ई-ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री इम्फाल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वर्ष 2014 से 2019 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने के लिए खर्च की गई राशि में वर्ष 2009 से 2014 के मुकाबले 85% तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत से 1.5 गुणा वृद्धि करने की स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू किया है। श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की गई है। किसानों को अब तक फसल बीमा के रूप में 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। श्री पुरी ने कहा कि जाने माने कृषि अर्थशास्त्रियों ने किसानों को खुले बाजार में अपने उत्पाद बेचने की छूट देते हुए इन 3 कृषि सुधारों की भी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से बातचीत करने और मुद्दों को सुलझाने में सहायता करने का बार-बार आग्रह किया है। श्री पुरी ने ये भी कहा कि राज्यों को मंडियों पर कर लगाने की अनुमति होगी। हालांकि सरकार ने विवाद समाधान की समयबद्ध व्यवस्था बनाई है। सरकार विवाद की स्थिति में सिविल न्यायालयों में सुनवाई के लिए भी राजी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के विरोध प्रदर्शन को हिंसक आंदोलन में बदलना चाहती है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान और भाजपा कार्यकर्ता कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब जयंती मना रहे थे तब उन पर पंजाब के पुलिसकर्मियों ने हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने कांग्रेस शासित राज्य सरकार के इशारे पर काम किया। श्री गौतम ने कहा कि भाजपा
किसानों, मजदूरों और गरीबों को सशक्त बनाना चाहती है। मुझे लगता है ये विरोध की राजनीति छोड़कर हमें किसानों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत और सशक्त भारत चाहती है और हमें मालूम है ये मजबूत सशक्त भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक इसमें रहने वाला गरीब, किसान, मजदूर आगे नहीं बढ़ता। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीद विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 84,928 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से धान की खेती करने वाले 55,49,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 450 लाख टन धान खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप लगातार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत कई राज्यों से 51 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। किसान संगठनों ने मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने को भी कहा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का विकास एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। उन्होंने कहा, हाल के जिला विकास परिषद के चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक। मेलबर्न में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमटी। भारत ने 1 विकेट पर 36 रन बनाए। सरकार ने कहा है कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 97.5 लाख हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। इस समय लगभग 2,81,000 लोगों का इलाज चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमितों का 2.77% है। पिछले 13 दिनों से प्रतिदिन संक्रमण के 30,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 22,772 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने से कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण से 250 से अधिक लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय कार्यबल एनटीएफ ने आज ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए स्वरूप के मद्देनजर परीक्षण, उपचार और निगरानी की रणनीति में साक्ष्य आधारित संशोधनों पर चर्चा की। कार्यबल की बैठक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पॉल और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव की सह अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ब्रिटेन में पाए गए इस वायरस से संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए इससे संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है और भारत में इसके संचरण को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यबल ने कहा है कि वायरस के बदले स्वरूप को देखते हुए उपचार के वर्तमान प्रोटोकॉल में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यबल ने सिफारिश की है कि मौजूदा निगरानी रणनीतियों के अलावा कोरोना वायरस के लिए विशेष रूप से ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए संवर्धित जीनोमिक निगरानी करना जरूरी है।
नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी ने कहा है कि सरकार ने ब्रिटेन में पाए गए वायरस के बदले स्वरूप और अन्य देशों की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वायरस के बदले स्वरूप का पता लगाने और उस पर नियंत्रण के लिए रणनीति बनाई गई है। इस वर्ष 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर जांच की गई है। आव्रजन ब्यूरो ने पिछले 28 दिन में ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की सूची संबंधित राज्यों के साथ साझा की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पॉजिटिव मामलों में से 5% की पूरे जीनोम अनुक्रमण के लिए जांच की जाएगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस के एक नए संक्रमण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से राज्य में वापस आए 2500 लोगों में से 1638 की जांच की गई। उनमें से 14 को संक्रमित पाया गया है। इनके स्वाब के नमूनों को नए प्रकार के कोविड संक्रमण के जीन अनुक्रमण के लिए NIMH-ANS भेजा गया है। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पर भेजा जा सकता है। परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार बुनियादी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने बताया कि 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा होने के बाद परिवहन और आवागमन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। We are making 22 green express highway, one of the important highways Delhi to Mumbai. Then half of the highways construction is already completed and we will complete within 2 years. Then it will be possible for us to go from Delhi to Mumbai only by 12 hours by car and 18 hours by truck. At the same time, we are making Delhi to Katra. That is, Delhi to Amritsar will be distance only we will go about 6 hours. And this is also going to connect Jammu Kashmir. And it is one of the important highway, Punjab, Haryana. It's giving a good support for industrial development. श्री गडकरी ने भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुटीर, लघु, मझौले और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सभी उपाय कर रही है। We are making the restructure of many MSMEs. 81 lakh MSMEs has already in 3 lakh crore of loan. 81 lakh industries are getting benefit. Already the 2 lakh crore has been sanctioned and 1,60,000 crore has been disbursement is already is done. श्री गडकरी का ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। देश में एनडीए सरकार के 6.5 साल के कार्यकाल में लगभग हर क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। उनमें से एक सड़क परिवहन और राजमार्ग है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर रोज सड़कों और राजमार्गों के विशाल खंडों का निर्माण हुआ है जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड संकट को एक अवसर में परिवर्तित कर दिया। राष्ट्र ने इस वर्ष नवंबर तक 6,200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जो पिछले साल से लगभग 300 किलोमीटर अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर चालक रहित देश की पहली मेट्रो रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। ये रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन के बीच ये चालक रहित रेलगाड़ी चलने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की रेलगाड़ी चलाए जाने की आशा है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना करेंगे। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। इस साल 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी जिसे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में भी प्रांतीय रक्षक दल PRD कंपनियों के गठन का निर्णय लिया है।
अब तक ग्रामीण इलाकों के स्वयंसेवक ही पीआरडी कंपनियों में शामिल हो रहे थे, जबकि अब शहरी युवाओं को भी प्रांतीय रक्षक दल में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। महिला स्वयंसेवकों को प्रांतीय रक्षक दल में विशेष वरीयता मिलेगी। एक रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 10 बड़े शहरों में पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल की कंपनियों के गठन का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में लगभग 1050 जवानों की भर्ती की जाएगी। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर में शहरी कंपनियां बनेंगी। हर एक कंपनी में 105 जवानों की तैनाती की जाएगी। इनमें अनिवार्य रूप से एक सेक्शन में 11 महिलाओं की भर्तियां की जाएंगी। इन युवाओं को चयनित कर उनको 22 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण देकर उनको ड्यूटी के लिए दक्ष किया जाता है। प्रदेश में पीआरडी में इस समय 45,000 जवान तैनात हैं। पीआरडी को एक वैकल्पिक सुरक्षा बल के रूप में 1948 में स्थापित किया गया था। एक्ट में शहरी कंपनी का भी प्रावधान था, लेकिन बीते 71 सालों से इसका गठन नहीं हो सका था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कोविड प्रोटोकॉल प्रतिबंधों का पालन करते हुए तानसेन संगीत समारोह आज से शुरू हुआ। ये महोत्सव संगीत के महान गायक तानसेन के जन्म स्थान बेहट गांव में 30 दिसंबर को संपन्न होगा। एक रिपोर्ट। ग्वालियर के संभायुक्त और आयोजन समिति के अध्यक्ष आशीष सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार कार्यक्रम को देखने के लिए पासेस की आवश्यकता होगी। यह कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 350 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से संस्कृति परिषद कर रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ब्रिटेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, लेकिन इस वर्ष वो फिर से छठे पायदान पर पहुंच गई। सेंटर ने आज प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत की अनुमानित विकास दर के अनुसार वर्ष 2030 तक वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 36 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 7 और शुभमन गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण मेजबान टीम पहली पारी में 195 रन ही बना सकी। जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। पहला मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत अब भी 159 रन पीछे है। 4 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का विकास एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। उन्होंने कहा, हाल के जिला विकास परिषद के चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक। मेलबर्न में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमटी। भारत ने 1 विकेट पर 36 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।